नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एनआईसी क्लासेस बाय मुनीस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि सामान्य अध्ययन से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी हम लाते हैं आपके लिए, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। और इसको बनाने के पूर्व बहुत सारे आयोगों के पाठ्यक्रम को भी देखा जाता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार मानते हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी हमारी सीरीज में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जा चुकी है। जैसे जैसे आप लोगों के सुझाव आते जाएंगे, हमारी टीम के द्वारा अपनी नीति में परिवर्तन किया जाएगा। तो बिना देरी किए आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। आप हमारे पीछे देख भी रहे होंगे, आगामी यूपी लेखपाल, यूपी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, यूपीपीएससी और यूपीपी सहित तमाम ऐसी बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं जिनका आपको और हम सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो वहां पर सामान्य अध्ययन में हमारी यह श्रृंखला निर्णायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें प्रश्न के विकल्पों पर भी हम चर्चा करते हैं, सही उत्तर के साथ साथ बचे वाले विकल्पों के बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाता है। और हमारी टीम का प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक हम पहुँचाएं, जिससे आप निश्चित सफलता की ओर अग्रसर हों। और बिना देरी के आज की श्रृंखला को हम शुरू करते हैं। रोज की भांति आज भी हमारा जो पहला प्रश्न है वो भारत की राज्य व्यवस्था से ही लिया गया है। प्रश्न आपके सामने, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति किसके पास है? चार विकल्प यहाँ पर दिए गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। सवाल यह आपसे पूछा गया है कि जब संसद विश्रांति काल अर्थात जब संसद का सत्र न चल रहा हो, उस समय अगर कानून बनाना आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान भारत के संविधान में है। और वह अध्यादेश कौन जारी करता है और किन परिस्थितियों में जारी होता है और किस अनुच्छेद में अध्यादेश को जारी करने के प्रावधान संविधान में किए गए, ये सारी चीजें हम लोग जानने वाले हैं। तो चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। अध्यादेश कौन जारी करेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। जब संसद विश्रांति काल में होगा तब, या साधारण शब्दों में कहें जब संसद का सत्र न चल रहा हो, उस समय अगर कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी दशा में संवैधानिक प्रावधानों के तहत संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आप यहां पर अध्यादेश का अनुच्छेद भी नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 की शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा और भारत के राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के संविधान ने प्रदान कर रखी है। अगर हम बात करें कि भारत के संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके किसके पास है या किन किन प्राधिकारियों के पास है, तो हमारा जवाब होगा दो। पहला यहाँ पर राष्ट्रपति लिखा हुआ है, एक अनुच्छेद और है भारत के संविधान में, अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 कहता है कि जब राज्य का विधानमंडल विश्रांति काल में हो, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब संसद विश्रांति काल में हो, तो जब राज्य का विधानमंडल विश्रांति काल में हो तो संबंधित राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के प्रावधान है और यह अध्यादेश जारी कौन करेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल। कब जारी करेंगे? जब राज्य का विधानमंडल विश्रांति काल की अवस्था में हो या राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो। तो आपसे अगर भविष्य में पूछा जाता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है और राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 की शक्ति का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब? जब संसद विश्रांति काल में हो। और राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग कब कर सकते हैं? अनुच्छेद 213, जब राज्य का विधानमंडल विश्रांति काल में हो। याद रखिएगा। और आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अध्यादेश का जो प्रस्ताव होता है वो तैयार कौन करता है? तो अध्यादेश का प्रस्ताव अगर अनुच्छेद 123 के अनुपालन में है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव को कौन तैयार करेगा? केंद्रीय मंत्रिमंडल। और अगर अनुच्छेद 213 के अनुपालन में अध्यादेश जारी हो रहा है तो राज्य का मंत्रिमंडल, संबंधित राज्य का मंत्रिमंडल जो है वह यह प्रस्ताव पास करेगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक पद है और लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री कहा जाता है या संसद के निचले सदन में बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को संचालित कराने के लिए, सदन में अनुशासन बनाए रखने के लिए, संसदीय परंपराओं का निर्वहन कराने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती है और
और सरकार में न रहते हुए भी लोकसभा में विपक्ष के नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। याद रखिएगा, इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री की संज्ञा भी दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुगल काल में सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र किसके शासन काल में बने? मुगल काल में सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र जो है वह किसके शासन काल में बने? और बड़े आकर्षक चित्रों का कौन सा मुगल शासक बहुत ज्यादा प्रेमी था, बहुत उसका आकर्षण था चित्रों के प्रति? पशुओं के चित्र, पक्षियों के चित्र, या चित्रकारी के प्रति सबसे ज्यादा आकर्षण वाला मुगल सुल्तान, मुगल बादशाह कौन सा था? चार विकल्प यहां पर है, अकबर, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर जो था वह चित्रकला का प्रेमी शासक था, उसने बहुत सारे कलाकारों को संरक्षण देके रखा था। और मुगल चित्रकला, ठीक है, याद करिएगा, मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष आपसे पूछा जाएगा। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसके शासन काल में रहा? तो आपका जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर एक चित्रकला का पारखी शासक था, चित्रकारों को संरक्षण देने वाला शासक था। और जहांगीर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था मंसूर। और मंसूर जो है वह पक्षियों के चित्र बनाता था, और पक्षियों में इसका विश्व प्रसिद्ध चित्र है बाज। बाज का जो चित्र है वह सबसे जो बेहतरीन बनाया गया, सबसे अच्छा बनाया गया, मंसूर के द्वारा बनाया गया। मंसूर प्रमुख चित्रकार था, पक्षी चित्रकार था, जहांगीर के शासनकाल से संबद्ध था। अब हम बात करते हैं मुगल चित्रकला। आपसे पूछा जाएगा मुगल चित्रकला की नींव किसने डाली? तो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने डाली थी। याद रखिएगा, मुगल चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली के जनक आपसे पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे हुमायूं है। और मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जहांगीर के शासनकाल में। अब हम बात करते हैं अकबर की। अकबर के समय को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर के समय साहित्य को भी संरक्षण मिला, साहित्यकारों को भी संरक्षण मिला, और वास्तुकला पर भी काम हुआ। तो बहुत सारी विधाओं में मुगल काल में जो अकबर का शासनकाल है वह जाना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में सबसे ज्यादा स्थापत्य कला पर काम हुआ है, स्थापत्य कला, क्योंकि इनके शासनकाल में विश्व प्रसिद्ध आगरा में ताजमहल, ठीक है, ताजमहल नाम की इमारत बनाई गई जो आज विश्व विरासत स्थल में शामिल भी है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल भी किया जा चुका है। बाबर जो है वो मुगल वंश के पहले शासक हैं, इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, और मुगल वंश के पहले शासक के तौर पर ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की नई युवा नीति के तहत किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? भारत की जो नई युवा नीति है उसमें किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया? पहला विकल्प है 6 वर्ष से 14 वर्ष, दूसरा विकल्प है 15 से 29 वर्ष, तीसरा विकल्प है 18 से 35 वर्ष, और चौथा और अंतिम विकल्प है 21 से 40 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को भारत की राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत युवा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, 15 वर्ष से 29 वर्ष के आयु वर्ग को भारत की राष्ट्रीय नई युवा नीति के अंतर्गत शामिल किया गया। मधुमक्खियों की भाषा को खोजने के लिए कार्ल वान फ्रीस, ठीक है, यहां पर फ्रीस लिखा हुआ है, कार्ल वान फ्रीस को किस वर्ष का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा को डिकोड किया था। ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मधुमक्खियों की भाषा को डिकोड किया था, इसीलिए इनको शरीर प्रतिरक्षा विज्ञान या कह सकते हैं जीव विज्ञान का नोबेल इनको मिला हुआ है। तो कौन सा सन ये आपको बताना है। चार विकल्प यहां पर 1973, 1980, 1998 और सन 2000 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1973 ईस्वी में मधुमक्खियों की भाषा को डिकोड करने के लिए कार्ल वान फ्रीस जो है इनको ये चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। और ये कहां के रहने वाले थे? तो ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया कहां? ऑस्ट्रिया यूरोप में। ऑस्ट्रिया की राजधानी भी नोट करिएगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है और ये वैज्ञानिक वहीं के मूलतः निवासी थे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? हमारी टीम का प्रयास रहता है कि 1 से 2 प्रश्न आपसे में से जरूर पूछें जिनका उत्तर नहीं में देना होता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाता है तो वहां पर गलती की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें 2 बार प्रश्न को पढ़ना है और नहीं को हमें अंडरलाइन कर देना है। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? 4 विकल्प यहां पर है, फूलों की खेती के लिए फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती के लिए एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती के लिए हार्टिकल्चर और फलों की खेती के लिए पैमोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। विकल्प सी जो है वह सही नहीं है, यही उत्तर माना जाएगा। और सब्जियों की खेती के लिए होता है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ठीक है, सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलेरीकल्चर।
सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन जब बड़े पैमाने पर किया जाता है उसे ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कहाँ आयोजित की गई थी? 4 विकल्प है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, मद्रास में। भारत में पहली बार सिविल सेवा ICS, इसको पूर्व में कहते थे ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पहली बार भारत में कहां हुआ था यह आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, दिल्ली, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास। तो इस प्रश्न का सही जवाब है इलाहाबाद, जिसे आज हम जानते हैं प्रयागराज के नाम से, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और हम जानेंगे किस वर्ष भारत में पहली बार सिविल सेवा का एग्जाम हुआ। पहले लंदन में होता था, भारत में पहली बार कब हुआ है? तो वर्ष 1922 ईस्वी में, वर्ष 1922 में इंडियन सिविल सर्विसेज का पहला एग्जाम भारत में होता है और भारत के प्रतिष्ठित शहर इलाहाबाद या प्रयागराज में होता है। ठीक है, भी नोट करना है आपको। अब हम यह भी जानेंगे कि भारत के पहले ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी। तो भारत के पहले व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 ईस्वी में पहली बार सिविल सेवा पास की थी, या इनका नाम ऐसे पहले भारतीय हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, नोट करिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो ICS की परीक्षा पास करते हैं। कब? 1863 में। तो जाहिर सी बात है कि 1863 में परीक्षा लंदन में संपन्न हुई होगी और भारत में पहली बार 1922 में एग्जाम होता है UPSC का। कहां पर होता है? तो प्रयागराज में होता है। यह भी आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? प्रथम, द्वितीय, तीसरी और चौथी। भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हो चुकी। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में कितनी पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हो चुकी, जवाब होगा आपका 12। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 31 मार्च 2017 तक था। इसकी थीम थी सतत एवं संपोषणी विकास। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं संचालित हो चुकी हैं। यहां पर प्रश्न आपसे पूछा गया किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो सही जवाब है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत गांव के चहुमुखी विकास को लेकर के रूपरेखा तैयार की गई और ग्रामीण भारत का विकास कैसे किया जाए इससे संबंधित नीतियों को बनाया गया और उन्हें लागू करने का प्रयास भी किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम या इसको समग्र विकास की दृष्टि से देखा गया कि सभी क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाए। पहली पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है। अब तक भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन हो चुका है। इनमें से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती? आज की श्रृंखला का हमारा दूसरा प्रश्न, जिसका उत्तर आपको नहीं में देना, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया क्योंकि परीक्षा में जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो गलती की संभावना वहां पर बढ़ जाती। पेरियार, सिंधु, तापी और कृष्णा, 4 नदियां हैं। इनमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती है। ठीक है, तो पेरियार, सिंधु, तापी और कृष्णा। इस प्रश्न का सही जवाब है कृष्णा नदी जो है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ना कि अरब सागर में। और जो 3 नदियां यहां पर हैं ये अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती हैं। अब इन 4 नदियों में हम ये जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न और बन सकते हैं। तो जो पेरियार है ये प्रायद्वीपीय नदी है, सिंधु जो है वह हिमालयी नदी है, हिमालय चेमांगडू ग्लेशियर से निकलती है, भारत सहित इसका प्रवाह पाकिस्तान में भी है, ये भी याद रखिएगा। और सिंधु नदी के प्रवाह, सिंधु नदी की सहायक नदियों को सिंधु नदी जल तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। और तापी जो है यह मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित कर देती है, अरब सागर में यह अपना जल विसर्जित करती है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है और यह अपना जो जल है वह बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, ना कि अरब सागर में। अगला प्रश्न आपके सामने, स्थल मंडल की अधिकतम गहराई या गर्त कहां पाई जाती है? जो स्थल मंडल अर्थात धरातल पर, पृथ्वी पर सबसे जो गहरा स्थान है वह कहां पर है? ठीक है, तो प्रशांत महासागर में है, अरब सागर में है, कैस्पियन सागर में है, हिंद महासागर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में जो मैरियाना गर्त है, ठीक है, मैरियाना गर्त वह सबसे गहरा गर्त है, पृथ्वी का सबसे ज्ञात गहरा स्थान है। 11,033 मीटर की इसकी गहराई है। अगर हम बात करेंगे हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का जो सबसे गहरा स्थान है उसे सुंडा ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा ट्रेंच क्या है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान है और
इस रूप में जाना जाता है। किस वित्तीय वर्ष में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण जो है बजट के पूर्व पेश किया जाता है। आपको यह बताना है कि किस वर्ष पहली बार इसे भारत में पेश किया गया था। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। यहां पर 4 वित्तीय वर्ष दिए। पहला वित्तीय वर्ष 1991-92, दूसरा विकल्प है वित्तीय वर्ष 2000-2001, तीसरा विकल्प है वित्तीय वर्ष 1950 और 1951 और चौथा और अंतिम विकल्प है वित्तीय वर्ष 2012 और 13। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वित्तीय वर्ष 1950 और 1951 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण भारत में पेश किया गया था। इसे बजट का आईना भी कहा जाता है और बजट पेश करने का दायित्व संबंधित मंत्री अर्थात वित्त मंत्री का होता है। तो वित्त मंत्री के द्वारा संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा के पटल पर इसे बजट के पूर्व रखा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, लेह और राजस्थान। भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है और पूरे भारत में सबसे कम औसतन वर्षा कहां पर रिकॉर्ड की जाती है, यह मूल प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं। तो 4 विकल्पों में पूर्वोत्तर भारत का राज्य त्रिपुरा है और पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश लेह जो है वह लद्दाख में पड़ता है और राजस्थान। 4 विकल्प यहां पर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुकेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है कि भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। जैसा कि मैंने अभी बोला, जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। सबसे कम औसतन वार्षिक वर्षा यहां पर रिकॉर्ड की जाती है। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, तो भारत सहित विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मेघालय। ठीक है, मेघालय में एक स्थान है चेरापूंजी और यह पूर्व में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था और वर्तमान में मेघालय राज्य में एक स्थान है मासिन राम। ठीक है, मासिन राम। तो मासिन राम जो है ये भी मेघालय में है और यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे कम वर्षा भारत में कहां पर होती है? लेह कहां पर है? यह भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, जनवरी 2026 में घोषित इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2026 किसे प्रदान, जनवरी 2026 में घोषित इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया? 2025 का पुरस्कार जो 2026 में घोषित किया गया है इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, वो किसे दिया गया? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, व्लादिमीर पुतिन, ग्रेका मार्सेल, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको यह बताना है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 वर्ष 2026 में किसे प्रदान किया गया? इसकी घोषणा इसी वर्ष गत जनवरी माह में की जा चुकी है। तो 4 विकल्प है आपको बताना है, एक बार विकल्प पुनः पढ़ेंगे, व्लादिमीर पुतिन, ग्रेका मार्सेल और डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ग्रेका मार्सेल नाम की जो मोजाम्बिक की एक महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता है, उनको यह पुरस्कार दिया गया। यह कहां की? तो मोजाम्बिक की, याद रखिएगा, मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ये है, एक है। ठीक है, और ये समाज सुधारक भी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता के रूप में ये अपना काम कर रही है। बहुत प्रसिद्ध महिला है, समाज सेविका भी है। तो ग्रेका मार्सेल नाम की महिला को यह पुरस्कार दिया गया है। आपसे देश भी पूछा जा सकता है तो आप मोजाम्बिक बताएंगे। इनका कार्यक्षेत्र भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मानवाधिकार पर संरक्षण को लेकर के कई वहां पर आंदोलन भी कर चुकी हैं और सफल आयोजन के लिए इनको जाना जाता है। अब हम बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले विकल्प में यहां पर दिए व्लादिमीर पुतिन, ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है किस पद पर है, कहां से संबद्ध है, तो ये वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। अगले विकल्प के तौर पर यहां पर दिए डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और इनकी पार्टी है रिपब्लिकन। ठीक है, रिपब्लिकन, ये रिपब्लिकन पार्टी को प्रेजेंट करते हैं और यह अमेरिका के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले अगर पूछा जाएगा तो ये ऐसे राष्ट्रपति हैं, इनके पूर्वाधिकारी थे जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे और ये रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इनके पूर्व में जो बाइडेन नाम के राष्ट्रपति थे और जो बाइडेन के पूर्व भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे। और डोनाल्ड ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे जाएंगे तो बराक हुसैन ओबामा लगातार 2 कार्यकाल के लिए रहे और बराक हुसैन ओबामा के पूर्व अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जॉर्ज डब्ल्यू बुश।
ठीक है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। और मौजूदा स्थिति के अनुसार अमेरिका का कोई राष्ट्रपति 2 कार्यकाल ही अपने पद को धारण कर सकता है, यह भी आपको याद रखना है। और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो अपने तीसरे कार्यकाल में पदभार ग्रहण कर चुके हैं और सेवाएं राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय केंद्र कहां पर खोला है? अंतरराष्ट्रीय आलू संस्थान का जो मुख्यालय है वो पेरू में है। याद रखिएगा, एक कंट्री पड़ता है पेरू, वहां की कैपिटल है लीमा। पेरू की राजधानी लीमा में अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान का मुख्यालय है और इसका दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, क्षेत्रीय केंद्र खोला गया। 4 विकल्प आपको दिए गए, चारों विकल्प उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में या गोरखपुर में। तो जनपद आपको बताना है, तो जनपद वो रहेगा आगरा। आगरा जनपद में अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान पेरू लीमा का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय से केंद्र खोला गया है। आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस शहर में खोला गया है? याद रखिएगा, हम प्रश्न दोबारा से बता रहे हैं आपको, उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान मनीला फिलीपींस ने अपना दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय एक सहयोग संगठन या केंद्र खोला है। भारत के किस शहर में खोला, ये आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हैं, तो कानपुर यह उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर भी है। लखनऊ जो है वह उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है और गोरखपुर जो है वह राप्ती नदी के किनारे और वर्तमान प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वहां स्थित गोरक्षा पीठ के महंत भी हैं और उत्तर प्रदेश के दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री वो चुने जा चुके हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो एक जगह पड़ती है कुफरी। कुफरी कहां पर है? शिमला या हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आलू शोध संस्थान का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय आलू शोध संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? तो पेरू की राजधानी लीमा में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अपनी स्वदेशी एंटीबायोटिक भारत ने विकसित की, उसका नाम आपको बताना है। 4 विकल्प यहां पर है, रेफ्लाक्विडिन, नेफिथ्रोमाइसिन, इंडोमाइसिन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है नेफिथ्रोमाइसिन नाम की भारत की स्वदेशी एंटीबायोटिक है। इसे भारत ने विकसित किया है और चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, सुनीता नारायण। ठीक है, सुनीता नारायण, याद रखिएगा, सुनीता नारायण। ठीक है, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन और मेधा पाटकर। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। प्रश्न आपका यह है कि वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन एक प्रमुख पर्यावरणविद है और तमिलनाडु राज्य से ताल्लुक रखती है। इनको यह पुरस्कार दिया गया, ऐसा पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अब बचे वाले विकल्पों पर चर्चा करेंगे। पहले विकल्प पर यहां पर दिए सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जो है एक प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ है। ठीक है, बाल रोग विशेषज्ञ रही है। ठीक है, और ये WHO में, WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में ये प्रमुख महिला सलाहकार की भूमिका में भी रह चुकी, वहां की प्रमुख महिला डॉक्टर भी रह चुकी, साइंटिस्ट भी रह चुकी, सलाहकार की भूमिका में भी रह चुकी है। और इनका सामान्य परिचय ये है कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, वो इनके पिताजी थे, उनकी ये बेटी है, ये इनका सामान्य परिचय है। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कृषि के क्षेत्र में सुधार करने वाले व्यक्ति, सरकार को आइडिया देने वाले व्यक्ति या भारत की हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम है मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। कई परीक्षाओं में इनका पूरा नाम भी पूछा गया है, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। वैश्विक स्तर पर अगर आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो मैक्सिको के प्रसिद्ध साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग
और भारत में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे एम एस स्वामीनाथन। और मूल प्रश्न में यहाँ पर विकल्प में दी थी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ है, WHO में प्रमुख महिला सलाहकार के रूप में रह चुकी है, डॉक्टर भी है पेशे से। अब अगला नाम आता है सुनीता नारायण की। ये भारत की प्रमुख पर्यावरणविद है और पद्मश्री पुरस्कार ये पा चुकी है। बहुत सारे संगठन भी चलाती हैं, कई एनजीओ भी चलाती हैं जिनके लिए जानी गई है। अगला नाम है लास्ट में सबसे मेधा पाटकर। ये प्रमुख पर्यावरणविद हैं और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन की ये प्रणेता रही है और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए जानी जाती है, मेधा पाटकर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर, पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर, ठीक है, पर अनाथ और विधवा उपकर लगाने वाला, ठीक है, विधवा उपकर, ठीक है, उपकर लगाने वाला, ठीक है, विधवा उपकर लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और केरलम। तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने अनाथ और विधवाओं के पुनरुद्धार के लिए हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर उपकर लगाया हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यह निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। संग्रहालय में बहुत सारी चीजों को संरक्षित किया जाता है, वो ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर होती है, अगली पीढ़ी को बताने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए चीजों को संरक्षित करके रखा जाता है। अगला यहाँ पर जो विकल्प है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। विश्व ओजोन, याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन परत जो है वह वायुमंडल की दूसरी परत अर्थात समताप मंडल में पाई जाती है और जिसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन को मापने की इकाई को डाप्सन कहा जाता है, याद रखिएगा। और ओजोन के क्षरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैसें होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये ओजोन रिक्त कारक गैसें हैं, याद रखिएगा। CFC के कारण ओजोन परत में रिक्तता आती है और जिससे वैश्विक तपन या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसका परिणाम हम लोग निरंतर देख रहे हैं। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। ठीक है, संघ दिवस या इसका स्थापना दिवस, क्योंकि यही वो तिथि है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहां पर इसका मुख्यालय है। सदस्य राष्ट्रों की वर्तमान संख्या, सदस्य राष्ट्रों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो आप वर्तमान में बताएंगे 193 देश। ठीक है, 193 जो है वो देश इसके सदस्य हैं, याद रखिएगा, 193 देश इसके सदस्य हैं। अंतिम सदस्य देश अगर पूछा जाता है अभी के हिसाब से तो आप बताएंगे दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान जो है वह अंतिम सदस्य देश है और इसमें अगर पूछा जाता है इसका मुख्य कार्य का, तो वैश्विक स्तर पर शांति को बनाए रखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा करना और विश्व कल्याण की भावना से नए नए कार्यों को करने का दायित्व। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य, मुख्य एजेंडा है। सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। अंतिम सदस्य राष्ट्र दक्षिण सूडान है और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है उनको महासचिव के नाम से जाना जाता है, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस नाम के व्यक्ति जो है वह यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं और वह पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, भी याद रखिएगा, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव हैं। और इसके पूर्व अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे दक्षिण कोरिया के बान की मून नाम के व्यक्ति जो थे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर आसीन थे। इनके पूर्वाधिकारी अगर पूछा जाता है एंटोनियो गुटेरेस के। अगला विकल्प यहां पर दिया हुआ है 31 मई। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तंबाकू निषेध दिवस, क्योंकि तंबाकू से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है तंबाकू। इसके लिए जन जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस सेवा
किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने प्रारंभ की है? 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए। पश्चिम बंगाल, जहां पर भी हाल फिलहाल के दिनों में सरकार का गठन हुआ है, चंडीगढ़ जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, पंजाब जो कि भारत का पूर्ण राज्य और कृषि में अग्रणी योगदान देने वाला राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बहुत अच्छी पहल है और इसको मॉडल के तौर पर अपनाकर भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसे अपना सकते हैं, ऐसी नीतियों को लागू कर सकते हैं जिससे पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूक भी होंगे, पर्यावरण को कम से कम क्षति होगी और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होगा। तो 4 विकल्प यहां पर दिए, हम उम्मीद करते हैं आप अपने उत्तर तक पहुंच चुके होंगे। इस प्रश्न का सही विकल्प है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने एक नई पहल की है, हाइड्रोजन चलित बस सेवा को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पेट्रोलियम भंडारण के लिए समझौता किया है? हाल के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर हैं और हालिया खबर पर जब नजर डालें तो बहुत चर्चा का यह विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के पहल पर किस देश के साथ भारत ने पेट्रोलियम के भंडारण को कई गुना बढ़ाने की क्षमता विकसित करने का समझौता किया है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए, कतर, रूस, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही जवाब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का समझौता हुआ है कि यहाँ जो क्रूड ऑयल के रिजर्व है, कच्चे तेल के भंडार हैं, इसकी क्षमता को कई गुना बढ़ाया जाएगा जिससे आने वाले किसी भी संकट से निपटने के लिए हमारा देश तैयार रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने जो कि आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, ईंधन को बचाने के लिए किस राज्य ने वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू की है? ईंधन को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल भी आप लोग जान चुके होंगे, उन्होंने भी राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया है कि हमें ईंधन को बचाना है और ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करनी जिसमें ईंधन फालतू तरीके से यूज हो या अधिक यूज हो, उसको हमें सीमित करना है, अपने खर्चों को सीमित करना है, एनर्जी को हमें सेव करना है। तो ईंधन को बचाने के लिए किस राज्य ने वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू की? ऐसा करने वाला भारत का वर्तमान में पहला राज्य है। 4 विकल्प आपके सामने, त्रिपुरा, तेलंगाना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो ऐसी पहल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का राज्य त्रिपुरा है, याद रखिएगा।